नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक पुणे बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी की और ये कंपनी बॉल बेयरिंग बनाने का काम करती है। कंपनी का नाम है एसकेएफ इंडिया और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री आयुष कुमार जी से प्राप्त हुआ है। तो आज के वीडियो में ये जानेंगे कि रिसेंटली इन्होंने जो डीमर्जर किया यानी अपनी कंपनी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो उस डीमर्जर का कारण क्या है और इसके साथ ही इन डीमर्ज हुई दो कंपनियों में से बेटर कंपनी कौन सी है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं पहले कंपनी के इतिहास से। तो देखिए, कंपनी का जन्म जो है स्वीडन में हुआ, स्वीडिश कंपनी है, लेकिन भारत में इन्होंने जब अपने ऑपरेशन शुरू किए वो 1923 में शुरू किए। उसके बाद ये बड़ी स्टेबल कंपनी के रूप में ये भारत में परफॉर्म करते रही और अभी 100 साल बाद लगभग ये इन्होंने अपनी कंपनी को दो हिस्सों में बांट दिया और अब ये एसकेएफ इंडिया जो ओरिजिनल कंपनी है वो दो कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। पहली कंपनी का नाम जो ओरिजिनल है उसका एसकेएफ इंडिया ही नाम है और जो दूसरी कंपनी उसका नाम एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड हो गया है। तो जो कोर कंपनी है एसकेएफ इंडिया वो ऑटोमेटिव ईवी और टू व्हीलर के क्षेत्र में काम करेगी और जो इंडस्ट्रियल वाली कंपनी है एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल वो हैवी इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल, मेरीन, एरोस्पेस और रेलवेज के क्षेत्र में काम करेगी। तो इस क्या कारण है कि कंपनी ने इस ओरिजिनल कंपनी को दो कंपनीज में डीमर्ज कर दिया, वो भी आज के वीडियो में जानेंगे। हमेशा की तरह विस्तृत बिजनेस मॉडल सरल शब्दों में इस कंपनी का तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे। तो जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये जो कंपनी है मेनली बॉल बेयरिंग बनाने का काम करती है। बॉल बेयरिंग का फंक्शन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर भी कोई चीज़ घूम रही हो तो उस घूमने वाली चीज़ में जिस जगह वो घूम रही है उस सतह से घर्षण को बचाने के लिए एक बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बॉल बेयरिंग होती है ये एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उस घूमने वाली चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और दूसरा क्या है, जो घूमने वाली चीज़ है उसको फ्रिक्शन से बचा के उसकी जो स्पीड है ना वो मेंटेन करती है। तो जैसे मैंने बताया कि मेनली ये बॉल बेयरिंग बनाते हैं एसकेएफ इंडिया। ये मैं ओरिजिनल कंपनी की बात कर रहा हूँ, डीमर्ज दोनों जो कंपनी है उनको अलग अलग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं ओरिजिनल रूप में जो ये कंपनी थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है मेनली बॉल बेयरिंग बनाती है, साथ ही साथ ये रोलर बेयरिंग में बनाती है। बॉल की तरह एक रोलर भी होता है तो जिसमें बॉल डली हुई होती है बेयरिंग में, उसको बॉल बेयरिंग बोलते हैं। इसमें रोलर डले हुए तो उसको रोलर बेयरिंग बोलते हैं। इसके अलावा दो तीन और काम है इस कंपनी के, दो तीन अन्य क्षेत्रों में भी ये काम करती है। उसमें ये सील्स बनाती है। अब ये सील क्या होती है, जैसे आपने कभी गाड़ी अपनी ठीक कराने गए हो तो कई बार जो मैकेनिक होता है वो आपको बोलता है साहब इसकी जो है इसमें से ऑयल निकल रहा है, इसकी ऑयल सील डैमेज हो गई है। तो जो सील होती है जब वो उसका पर्पस जो होता है वो जो ऑयल के लीकेज को रोकना, जहाँ पर ऑयल डला हुआ है वहाँ से ऑयल के लीकेज को रोकना या ग्रीस के लीकेज को रोकना, तो इस तरह के काम जो जो सील्स होती हैं तो वो सील ये बनाती है। तीसरा जो काम है वो तीसरे तरीके जो एक उत्पाद ये कंपनी बनाती है वो लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड बनाती है। तो इंडस्ट्रियल मशीनरी में होता यह है कि कई जगह लगातार आपको ग्रीस की सप्लाई या ऑयल की सप्लाई आपको करनी पड़ती है। तो वो जो ऑयल या ग्रीस की सप्लाई, कंटिन्यूस ग्रीस और ऑयल की सप्लाई करने वाले जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो भी ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा मैक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम्स होते हैं वो भी ये डेवलप करती है। मैक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है, देखिए मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक को मिला के अगर हम कहें तो उसको मैक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। यानी कि जो सेंसर्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घरों में वाटर टैंक होता है तो वाटर टैंक जो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर भर जाता है तो एक सिस्टम होता है, सेंसर होता है, पानी भरते ही वो कोई बेल बजा देगा। या ओवरहेड टैंक जो आपकी छतों पे टंकियां रखी होती है पानी के लिए, तो वहाँ पर भी जो ओवरफ्लो से बचाने के लिए एक सेंसर होता है। तो वो सेंसर क्या काम होता है, जैसे पानी का लेवल एक सर्टेन जब टंकी भर जाती है तो वहाँ पर वो सेंसर जो है वो कोई साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है जिससे आपको पता लगता है कि भाई हाँ ये जो है टंकी भर गई है। तो ये जो सारी चीज़ें, इसमें मैकेनिकल का पार्ट भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी है। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं, सेंसर टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल सेंसर्स जो होते हैं उनको मैक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अब डिटेल में समझते हैं कि ये जो कंपनी है ये कंपनी करती क्या है। देखिए
डीमर्जर के बाद वाली स्थिति को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो जब आप ओरिजिनल कंपनी के बिजनेस को समझेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये कंपनी जो है, ये बेसिकली इसके दो डिवीजन थे, उन दो डिवीजन्स को अलग अलग कर दिया, यानी दो बिजनेस वर्टिकल्स से उन दोनों बिजनेस वर्टिकल्स को अलग अलग कर दिया। तो ओरिजिनल कंपनी में डीमर्जर से पहले हुआ ये कि इनकी जो सेल आती थी वो ऑटोमेटिव सेगमेंट से, तो क्षेत्र में काम करते थे, तो ऑटोमेटिव क्षेत्र से इनके जो रेवेन्यू आता था वो 35% आता था, और जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहां से इनका रेवेन्यू 65% आता था। अब आप ये देखिए कि जो ऑटोमेटिव सेगमेंट था उसमें पिछले 3 साल की ग्रोथ, जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो 14% थी साल दर साल, यानी पिछले 3 सालों से जो ऑटोमेटिव वाला जो इनका सेगमेंट था वो 14% से 14% की दर से बढ़ रहा था। लेकिन जो इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो पिछले साल से केवल 8% की दर से बढ़ रहा था, यानी स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट है इनका स्लो ग्रोइंग था। दूसरी बात ये, ऑटोमोटिव सेगमेंट में मार्जिन जो था वो 19% था, जबकि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मार्जिन 16% था। तो अब आप ये समझ लेंगे कि भाई एक अच्छी ग्रोथ वाली जो सेगमेंट है और जिसमें हाई मार्जिन भी है, उसको क्यों एक ऐसे सेगमेंट के साथ क्लब किया जाए जिसमें मार्जिन भी कम है और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा है। तो इसलिए इन्होंने ये जो दो बिजनेस वर्टिकल्स थे, ये ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ओरिजिनल कंपनी में जैसे मैंने बताया ऑटोमोटिव वाली सेगमेंट थे, वहां से इनका रेवेन्यू 35% आता था, और जो जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहां से इनका रेवेन्यू 65% आता था। अब ऑटोमोटिव सेगमेंट के बारे में बात करें तो ऑटोमोटिव सेगमेंट में ये बनाते हैं, जैसे मैंने कहा, ये बेयरिंग बनाते हैं, ऑयल सील्स बनाते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम बनाते हैं, और मैक्ट्रॉनिक्स मैक्ट्रॉनिक्स वाले कुछ इक्विपमेंट भी बनाते हैं। तो जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है वो वहां पर ये अपनी बेयरिंग्स को और ये सारे सिस्टम्स जो हैं, जितने जो ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको ये सप्लाई करते हैं, 70% करते हैं ओईएम्स को। ओईएम वो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए ऑटोमोटिव में कोई हीरो होंडा, तो हीरो होंडा को जाके ये अपना बेयरिंग दे देंगे या अपने लुब्रिकेशन सिस्टम दे देंगे, सील्स दे देंगे। तो जो नई मोटरसाइकिल होती है उसमें होंडा जो है, हीरो होंडा या होंडा जो है, वो अपना ये इनका जो ओरिजिनल माल है वो लगा के नई गाड़ी में फिट करके दे देंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं, जब ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को ये सप्लाई करते हैं और इनका माल नई गाड़ी में लगता है, तो उसको OEM बोलते हैं। और दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो 30% ये आफ्टर मार्केट्स में। आफ्टर मार्केट का मतलब ये, एक बार सेल हो गई उसके बाद गाड़ी आपके पास आ गई, फिर गाड़ी में कोई अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई, तो जब आप बेयरिंग वगैरह चेंज कराने के लिए जब बाजार में जाते हैं, तो आपको वो SKF का बेयरिंग जब आप लेते हैं तो उसको आफ्टर मार्केट सेल्स बोलते हैं। तो इनकी ऑटोमोटिव सेगमेंट में 70% जो रेवेन्यू आता है वो OEM से आता है और 30% आफ्टर मार्केट से आता है। अब OEMs को जो ये सप्लाई करते हैं, इनके जो कस्टमर, जो इनके क्लाइंट्स हैं, यानी जो कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, उसमें थ्री व्हीलर, टू और थ्री व्हीलर वाली कंपनी से 46% रेवेन्यू आता है, कमर्शियल व्हीकल वाली से 21% आता है, पैसेंजर व्हीकल से 19% आता है, और अदर से 14% आता है। अब टॉप 5 कस्टमर्स जो इनके हैं, यानी OEM में जो टॉप 5 कस्टमर्स है, वहां से इनका रेवेन्यू 61% आता है। और अगले 3 साल के लिए इन्होंने ये एक मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि ये जो सेगमेंट है, ऑटोमोटिव वाला जो सेगमेंट है, वो 10 से 12% की ग्रोथ साल दर साल करेगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट की, जिसको जो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो डीमर्ज कंपनी है वो, यानी SKF इंडिया इंडस्ट्रियल है, वो एक तरीके से आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से इनका रेवेन्यू 65% आता है, मार्जिन इस इंडस्ट्रियल सेगमेंट में 16% का है, रेवेन्यू ग्रोथ जैसे मैंने बताया वो 8% है पिछले 3-4 सालों में। अब OEM से, ये जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो OEM है वहां से ये 58% रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं, और आफ्टर मार्केट सेल्स इंडस्ट्रियल वाली सेगमेंट में ये 42% करते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट में कौन कौन से एरिया आते हैं, तो उसमें पहली चीज आती है रेलवेज, फिर आता है विंड मिल्स, जो जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए विंड मिल्स होती है, तो उसमें बड़ी बड़ी बेयरिंग्स काम आती है। तो देखिए ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में एक
जो बेसिक डिफरेंस है वो साइज का भी है और स्पीड का भी है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपैरेटिवली ऑटोमोटिव सेगमेंट के कंपैरिजन में जो बीयरिंग होती है, जो लगने वाली बीयरिंग होती है, उसमें जो स्पीड होती है, यानी जहां वो लगेगी उस जगह की स्पीड होती है, वो ऑटोमोटिव में ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रियल में रिलेटिवली कम होती है, लेकिन बियरिंग का साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये रेलवेज के लिए, विंड मिल्स के लिए, मेटल और माइनिंग क्षेत्र के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, और इस तरीके की जो जनरल मशीनरी जो होती है उस तरह की सेगमेंट को ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट में केटर करते हैं। टॉप 5 क्लाइंट से इनका रेवेन्यू 16% आता है। यानी ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू, क्योंकि देखिए अगर आप ऑटोमोटिव सेगमेंट को देखेंगे तो वहाँ इनका जो टॉप 5 कस्टमर से जो रेवेन्यू आता है वो 61% आता है, जबकि टॉप 5 जो इनके क्लाइंट्स हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, वहाँ से इनका रेवेन्यू मात्र 16% आता था। इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो है हालांकि स्लो ग्रोइंग है, थोड़ा मार्जिन भी कम है, लेकिन इनका जो रेवेन्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट में वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। अगले 3 साल के लिए जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है वो 8 to 10% जो ग्रोथ है अगले 3 सालों के लिए वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए, तो वो मैनेजमेंट ने वो गाइडेंस दी है। अब अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो 3 जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, बेंगलोर में, पुणे में और हरिद्वार में। दूसरी बात ये है कि इनकी केपेक्स प्लान की बात करें तो इनका जो केपेक्स है वो ऑटोमोटिव वाली जो कंपनी है, ऑटोमोटिव सेगमेंट वाली जो कंपनी है, वहाँ पर 2030 तक 400 से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का इनका प्लान है। और इनका जो फोकस है वो जो नया उभरता हुआ एरिया है 2 और 3 व्हीलर में, जो ईवी वाली गाड़ियां हैं उसके लिए बेयरिंग्स बनाने का, तो वहाँ पर इनका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो हाई ग्रोथ एरिया होगा। इसके लिए इसके बरक्स जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहाँ पर इनका जो केपेक्स का प्लान है वो 2030 तक का कैपेक्स का प्लान जो है वो ये है कि लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ये एक नया प्लांट जो है वो पुणे में लगाएंगे। और इनका मानना ये है कि इस क्षेत्र में जो ग्रोथ आएगी वो पहली चीज़ जो रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके कारण आएगी। जब हाई स्पीड ट्रेन्स बनेंगी तो हाई स्पीड बेयरिंग की आवश्यकता होगी, तो एक वो इनका फोकस एरिया है। दूसरी बात ये कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो पवन चक्की, जो विंड मिल्स जो हैं वहाँ उसके लिए जो बड़ी साइज के बेयरिंग्स हैं वो इनको ग्रोथ एरिया लगता है। अब इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड नेम इनका है और मल्टीनेशनल एक कंपनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप रिलायबिलिटी के मामले में कोई अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो ये जो एसकेएफ है ये अपने आप में एक नाम है। हाई मतलब बहुत ही क्वालिटी वाले ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो जो बिक्री है, अगर अच्छी क्वालिटी आप लेना चाहेंगे, अगर अच्छी चीज़ आप बनाना चाहेंगे तो ये उन कंपनीज में से एक कंपनी है जिनको लोग अपनी प्रायोरिटीज़ पे रखते हैं। और भी इनकी मल्टीनेशनल कंपनीज है एक क्षेत्र में, लेकिन इनका भी अपनी अपनी खुद की एक स्टैंडिंग है। दूसरी बात ये कि जो इनका एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और उस नेटवर्क के थ्रू ये जो पूरे देश के कोने कोने में हर छोटे से छोटे शहरों में पहुंचे हुए हैं। अगर इनकी वीकनेस की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए इनके दो ही सेगमेंट हैं, या आप ये ऐसे कहें कि दो कंपनीज इनकी हो गई हैं। जो पहली है वो है ऑटोमोटिव से रिलेटेड। तो इनका जो फोकस है जैसे मैंने बताया कि इनका जो 46% रेवेन्यू है वो 2 और 3 व्हीलर की ओईएम से आता है। तो ओईएम का जो मतलब 2 और 3 व्हीलर में अगर डिमांड में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये समझ लीजिए इनका ओवर डिपेंडेंस है उस 2 और 3 व्हीलर वाले सेगमेंट में। दूसरी बात ये ऐसे इंडस्ट्रियल वाले क्षेत्र में अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होती है तो आप ये समझ लीजिए मेटल्स एंड माइनिंग्स हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हुआ या रेलवे से रिलेटेड हुआ, तो वहाँ पर जो केपेक्स होना होता है, सरकार के द्वारा कोई खर्चा होता है या प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके प्रोडक्ट की जो सेल है वो भी कम हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि जो आफ्टर मार्केट सेल होती है उसमें इनका जो कंपटीशन होता है एक तो ऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ तो होता ही होता है। दूसरी बात ये जो लोकल जो माल होता है, लोकल बेयरिंग होता है, लोग कहते हैं यार ये बड़ा जो
महंगा बियरिंग आता है, भाई क्वालिटी की चीज़ होगी तो आएगी भी महंगी, तो करीब करीब 1/4 दाम में लोकल वाला जो माल है वो अवेलेबल हो जाता है। तो आफ्टर मार्केट में एक्चुअली इनको जो लोकल माल होता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो बियरिंग्स होते हैं वहाँ से इनको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अब फाइनेंशियल्स की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दो कंपनीज में ये डीमर्ज हो गई है, तो फाइनेंशियल जो है वो कंपेरेबल नहीं है। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 52.58% होल्डिंग प्रमोटर की है, और ये फेयरली स्टेबल है। मल्टीनेशनल वाले अपनी होल्डिंग बेचते नहीं है ना ऑपरेट करते हैं बाजार में। और एफआईआई के पास 7.1% है, थोड़ी सी बढ़ी है। डीआईआई के पास भी 27% है, ये भी थोड़ी सी बढ़ी है। और जो पब्लिक के पास है 13.3% है, थोड़ी सी कम हुई है। तो ये जो पब्लिक से जो होल्डिंग है ये बेसिकली एफआईआई और डीआईआई को चली गई है। तो अब वीडियो को समराइज करें तो कह सकते हैं, देखिए बड़ी ही स्टेबल अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, मतलब कंपनी की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और फोकस कंपनी है, बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब इन दो कंपनीज में से बात ये करें कि भाई कौन सी कंपनी बेटर लगती है, तो देखिए रेवेन्यू के डाइवर्सिफिकेशन के मामले में जो कंपनी है वो जो एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल है। लेकिन जो अगर ग्रोथ के ऊपर आप फोकस करें, ग्रोथ और मार्जिन के ऊपर अगर आप फोकस करना चाहें, तो आपके लिए जो कंपनी है वो एसकेएफ इंडिया, जो ओरिजिनल कंपनी जो थी, जिसमें से आप ये समझ लीजिए कि एसकेएफ इंडिया इंटरनेशनल को आपने बाहर निकाल के रख दिया। इन दोनों कंपनीज में से जो भी आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके खरीदने बेचने का कोई निर्णय लें। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।